आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना वायरस की चपेट में आए 115 लोग। एक्टिव केसों की संख्या राजस्थान में पहुंची है 3,358। राजस्थान में अब तक कुल कोरोना के संक्रमित मामलों की संख्या 18,427 तक पहुंच गई है, जबकि 14,743 मरीज अब ठीक हो चुके हैं। 426 लोगों की कोरोना के कारण राजस्थान में मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना वायरस लगातार लोगों में संक्रमित करता जा रहा है। गुरुवार को सुबह 11 बजे तक कोरोना के 115 मरीज संक्रमित मिले। इसके बाद राज्य में कुल कोरोना वायरस एक्टिव केसों की संख्या 3,358 हो गई है। वहीं राजस्थान में अब तक कुल कोरोना वायरस संक्रमितों के मामलों की संख्या 18,427 तक पहुंच गई है, जबकि 14,743 कोरोना मरीज अब तक रिकवर हो चुके हैं। 426 मौतें कोविड पॉजिटिव लोगों की हुई है। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार सुबह 11 बजे तक अजमेर में 4, अलवर में 1, बारां में 2, बाड़मेर में 1, भरतपुर में 6 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं बीकानेर में 12, बूंदी में 1, दौसा में 2, धौलपुर में 10 मामले सामने आए हैं। वहीं डूंगरपुर में 1, जयपुर में 9, जालोर में 9, झुंझुनू में 2, करौली में 5, कोटा में 4 और नागौर में 8 और राजसमंद में 10 नए मामले सामने गुरुवार को आए हैं। वहीं सवाई माधोपुर में 1 और सीहोर में 5, उदयपुर में 21 नए कोरोना पॉजिटिव मामले गुरुवार को सामने आए हैं। वहीं अन्य राज्यों के राजस्थान में आए लोगों में 1 मरीज कोरोना संक्रमित मिला है। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना से ठीक होने वाले की दर काफी अच्छी है। वहीं राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार लगातार कोरोना के मद्देनजर एहतियातन कदम उठा रही है, जबकि चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा लगातार चिकित्सकों के संपर्क में है। ऐसी स्थिति में नजर बनाए हुए इसके साथ ही राज्य में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे प्रदेश में जन जागरूकता अभियान 21 जून से चल रहा है। इसके तहत अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। जानकारी के अनुसार राजस्थान देश का सब पहला राज्य है जहां पर कोरोना को लेकर इतनी प्रति जागरूकता के लिए इतना बड़ा व्यापक स्तर या कोई अभियान चलाया जा रहा है। 15 जुलाई से राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम की गाइडलाइन हुई है जारी। कोरोना संकट के चलते मार्च में स्थगित हुई राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। कोरोना संकट के चलते मार्च में स्थगित हुई राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का नया टाइम टेबल अब जारी कर दिया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का टाइम टेबल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी की ओर से जारी टाइम टेबल के मुताबिक स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 15 जुलाई से शुरू होगी, जो कि 7 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान डीयू पेपरों के साथ साथ स्नातक में एडिशनल विषयों की परीक्षाएं भी आयोजित होगी। कोरोना संकट को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने संक्रमण से बचाव के उपाय करते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। स्नातक परीक्षा अंतिम वर्ष में कला वाणिज्य संकाय की परीक्षाएं 15 जुलाई से शुरू होगी, जबकि विज्ञान संकाय की परीक्षा 16 जुलाई सुबह 8 बजे से 11 बजे की पारी में आयोजित होगी। खास बात यह है कि एक परीक्षा कक्ष में पहले की तुलना में सिर्फ 40% ही परीक्षार्थी को बैठाया जाएगा। साथ ही इनमें 2 गज की दूरी का भी गाइडलाइन का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही परीक्षा कक्ष में 1-2 विषय की जगह एक ही विषय की ड्यूटी लगाई जाएगी। परीक्षा के दौरान सभी परीक्षार्थी और शिक्षक कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर परीक्षा केंद्र में आना होगा। परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली पारी सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, तो दूसरी पारी 2 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगी। दोनों पारियों के बीच परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज भी किया जाएगा। वहीं सब स्टूडेंटों को परीक्षा केंद्र पर मास्क खुद को सैनिटाइजर लाना अनिवार्य किया गया है। यूजी और पीजी फाइनल को मिलाकर कुल 1,75,000 स्टूडेंट परीक्षा में पंजीकृत है, जिसमें यूजी फाइनल ईयर के 1,20,000, वही पीजी फाइनल ईयर के 50,000 स्टूडेंट पंजीकृत है। कॉमर्स संकाय की परीक्षाएं अगस्त के पहले सप्ते और विज्ञान संकाय की दूसरे सप्ते और कला संकाय की परीक्षाएं अगस्त के तीसरे सप्ते तक संपन्न करवाने की परीक्षा योजना बनाई गई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भाजपा में विलय नहीं होगा। पंचायत चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने साफ किया है कि न तो वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं, न ही उनकी पार्टी का विलय प्रस्ताव है। बेनीवाल ने कहा कि भाजपा में शामिल होकर मंत्री पद लेने को लेकर राजनीतिक क्षेत्रों में चल रही चर्चा पूरी तरह निराधार है। उन्होंने कहा है कि वे अपने अलग पार्टी के माध्यम से राजस्थान के किसानों और आम लोगों के लिए काम करते रहेंगे। गुरुवार को
उन्होंने कहा है कि बहुत कम समय में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रदेश के किसानों व युवाओं के बीच अपनी पहचान बनाई है। कार्यकर्ताओं की मेहनत और किसानों के विश्वास के बल पर पार्टी बनते ही विधानसभा में 3 विधायक पहुंचे, वे खुद लोकसभा सदस्य बने। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी नई पार्टी के बनते ही इतने वोट मिले और 3 विधायक निर्वाचित हुए हैं। दरियाल पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में जहां चर्चा चल रही थी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भाजपा में विलय हो रहा है और बेनीवाल केंद्र सरकार में मंत्री बन रहे हैं। बेनीवाल ने कहा है कि किसी भी को भी मंत्री बनाना या बनाना नहीं, ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है, लेकिन वे किसी भी हालत में अपनी पार्टी का भाजपा में विलय नहीं करेंगे, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस का सफाया करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अशोक गहलोत सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेगी। प्रदेश में ऐसे भ्रष्ट नेताओं अधिकारियों को फील्ड में लगा दिया है जो कि जनता के काम करने के बजाय भ्रष्टाचार को अधिक विश्वास रखते हैं। ऐसे अधिकारी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा है कि मैंने जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को लोकसभा में चुनाव में हरा दिया था। इसी कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र नागौर में भ्रष्ट अधिकारी को नकारा अधिकारी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि गुरुवार को जोधपुर यात्रा के दौरान बेनीवाल ने अपने समर्थकों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जोधपुर संभाग में सभी जिलों में पार्टी मजबूत है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और पाली में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में किसानों के लिए काम कर रहे हैं। बेनीवाल ने कहा कि निकट में भविष्य में होने वाले पंचायत चुनाव में पार्टी अपने दम पर लड़ेगी, अधिकांश सीटों पर सफलता हासिल करेगी। उल्लेखनीय है कि बेनीवाल पहले भाजपा में ही थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ मतभेद होने के कारण वे अलग हो गए और निर्दलीय विधायक बने और फिर उन्होंने पार्टी बनाई है। 4 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में सक्रिय होगा मानसून। प्रदेश में मानसून आया और दस्तक देकर चला गया। पूरे प्रदेश में भी गर्म हवाएं उमस की चपेट में है। पूरे राजस्थान में, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान में कई जिलों में तेज गर्मी पड़ रही है। इसके आगामी 2 दिन तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 जुलाई से पूर्वी राजस्थान और 6 जुलाई से पश्चिमी राजस्थान में मानसून सक्रिय हो सकता है। साथ ही बीकानेर, नागौर, जैसलमेर में हीट वेव चल सकती है और पारा 44 डिग्री के पास पहुंचने की संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी और भरतपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, झालावाड़, जयपुर, झुंझुनू, कोटा और प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, टोंक और उदयपुर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। वहीं 5 जून को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ साथ धूल भरी आंधी आने की संभावना है। जबकि पूर्वी राजस्थान में अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और भरतपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, झालावाड़, जयपुर, झुंझुनू और डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद और सिरोही में कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 जून को पूर्वी राजस्थान के सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, बारा और कोटा में भारी बारिश की संभावना है। वहीं बांसवाड़ा, बारा और भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, झुंझुनू और करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद और सवाईमाधोपुर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास से जुड़ी योजनाओं को कानून बनाकर उसे लागू करने की गारंटी देगी। SC/ST के विकास से जुड़ी योजनाओं का निर्माण, बजट आवंटन और योजनाओं पर खर्च से लेकर इनका लाभ वास्तविक रूप से धरातल पर पहुंचे, इसे सुनिश्चित करने के लिए कानून लाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 जून को ही SC/ST के विकास की योजना के निर्माण और आवंटन के खर्च के प्रभाव को बनाने के लिए कानून बनाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सरकारी विभागों ने इस पर काम शुरू कर दिया है। अगले विधानसभा सत्र में इस बिल को लाने की तैयारी में है। नरेगा की तर्ज पर SC/ST विकास का कानून बनाया जाएगा। कानून बन जाने पर SC/ST के विकास की योजना धरातल पर लागू करने के लिए ऑफिसर और नीचे प्रशासनिक मशीनरी बाध्य हो जाएगी। इससे एक तरह का दबाव भी रहेगा। हर स्तर पर सरकारी मशीनरी की जवाबदेही तय होगी। SC/ST के विकास के लिए अभी कई तरह की योजनाएं चल रही है। हर विभाग में SC/ST सब प्लान, TSP सब प्लान के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान होता है। केंद्र सरकार ने ही हर विभाग में SC/ST सब प्लान, TST सब प्लान के बजट को अलग रखने का प्रावधान शुरू किया गया था। अब इसे कानून बनाने की तैयारी में है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 17.13% थी। वो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या भी 13.48% है। एक मोटा अनुमान के मुताबिक दोनों मिलाकर अब 32% से ज्यादा जनसंख्या होती है। राज्य के बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के इनकी जनसंख्या अनुपात अलग बजट से हेड बनाया हुआ है। बजट में SP
उप योजना के लिए मांग संख्या 51 और एसटी उप योजना के लिए मांग संख्या 30 बनाई गई है। इनके तहत इन वर्गों के लिए विकास की योजनाएं संचालित होती है। ऐसे एसटी के विकास योजनाओं के निर्माण को लेकर उन्हें धरातल पर लागू करने की गारंटी का कानून लाने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घोषणा कर चुके हैं। सीएम की घोषणा के बाद अगले विधानसभा सत्र में इस पर बिल लाने की तैयारी है। बिल के ड्राफ्ट पर काम शुरू होने वाला है। फिलहाल संबंधित विभागों ने बिल के ड्राफ्ट पर चर्चाएं शुरू की है। आने वाले दिनों में इस पर बैठकों और विचार विमर्श का दौर भी शुरू होगा। भारत चीन तनाव पर इस तनाव का असर चीनी कंपनियों पर पड़ने लगा है। खुद चीन ने इसे स्वीकार कर रहा है। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की एक खबर में कहा गया कि भारत ने 59 चीनी ऐप्स को रोक लगाने के बाद टिकटॉक ऐप बनाने वाली कंपनी बाइडेंस को लगभग 6 अरब का नुकसान हो सकता है। यानी आज की कीमत के हिसाब से चीनी कंपनी को लगभग 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि भारत ने बीते दिनों 7 चाइनीज ऐप को यहाँ पर प्रतिबंध कर दिया था। वे इसी गतिविधि में शामिल है, जिनसे भारत की संप्रभुता और भौगोलिकता का खतरा है। इसका मतलब यह है कि भारत ने यह आरोप लगा रहा है कि चीनी ऐप भारत के लिए जासूसी करता है। लाइव मीट ने मोबाइल ऐप्स के विश्लेषण करने वाली कंपनी सेंसर टावर के हवाले से कहा है कि भारत में मई में 11.20 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड किया था। ये अमेरिका डाउनलोड का दुगना है। ग्लोबल टाइम्स ने ऐप को प्रतिबंधित करने के लिए फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इससे भारत के निवेशकों का भरोसा काफी कम हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सुरक्षा, संरक्षक और संप्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखकर इन ऐप्स को प्रतिबंध किया गया है।